हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित प्रश्न हैं और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरए 3 को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में प्रस्तावित है। हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने नज़रों के सामने से प्रश्नों को गुजारना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। ये प्रश्न पिछले क्लास का प्रश्न है, क्योंकि उसमें हमसे कुछ गलती हो गई थी। उसी को सुधार करने उसी को बताने के लिए इस प्रश्न को दोबारा इंक्लूड की हूँ। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट और कुछ सेकंड टाइम लेता है। तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे मैं मीटर प्रति सेकंड बता दी थी, यही 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। आज का दूसरा प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थलीय चट्टानों की डेटिंग से संबंधित है, पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है, या पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से है, या क्रेस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों के रिगार्डिंग से है, या उपयुक्त सभी। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जिसमें स्थलीय चट्टानों की डेटिंग भी से संबंधित भी अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित भी अध्ययन किया जाता है, और पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से भी संबंधित है, क्रिस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिगार्डिंग से भी संबंधित है। इस तरह प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ई सही है। प्रश्न नंबर 3 है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन, ए वेगेनर, टू टोइट, एच हैंस। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगेनर के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस। तो सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। इस तरह प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, या कोलोराडो और खाड़ी की धारा के कारण? किस कारण से होता है एक प्रभावी कोरियालिस बल? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है? लेबनान, इजरायल, जॉर्डन, फिलिस्तीन। तो लेबनान देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका खनिज है? इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका खनिज है टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम या टीन। तो इसका खनिज है टाइटेनियम। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, उसका खनिज टाइटेनियम है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, पूरा प्रश्न नहीं आ रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर अगले स्लाइड में देख लूँगी। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। मतलब हिमालयी नदी जो है और प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है, वही तुलना करना है। प्रश्न दिया है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 महीना बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप की अधिकांश नदियाँ हैं जो वर्षा पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है।
ऑप्शन नंबर सी है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। आइए आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1 और 2, केवल 2 या 3, केवल 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। ये सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। ये भी क्षरण करती हैं, लेकिन हिमालयी नदियों की तुलना में कम करती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है। किस एक के रूप में वर्णित किया जाता है? मैदान को पेडिप्लेन के रूप में वर्णित किया जाता है, पेनिप्लेन के रूप में वर्णित किया जाता है, या जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है, या कास्टर्ड प्लेन के रूप में वर्णित किया जाता है? तो गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कपास का होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? लाप्लास ने, कास्ते द वॉफन ने, इमैनुअल कांट ने, चैम्बरलिन ने। तो निहारिका परिकल्पना को लाप्लास ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? एडविन हब्बल, अर्ल गुथ, जॉर्ज लेवेंतेयर, डॉक्टर अल्फ्वेन। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंतेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य आयतन में पृथ्वी से कितना बड़ा है? 10 लाख गुना, 11 लाख गुना बड़ा है, या 12 लाख गुना बड़ा है, या 13 लाख गुना बड़ा है? तो सूर्य आयतन में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है? सूर्य के रासायनिक संगठन में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो 68%, 69%, 70%, 71%। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रच्छाया, उपछाया, मध्य प्रच्छाया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य के सौर धब्बे के मध्य भाग को प्रच्छाया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी, मेरे पढ़ाने में क्या कमी थी, ताकि अगली वीडियो में उस कमी को दूर करके बनाऊं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सपोर्ट ज़रूर करिएगा।